नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चुंगुबी जी हैं और हैं हमारे साथ तिलक देवेश्वर जी। तिलक देवेश्वर जी एक ऑथर हैं। ऑथर होने के साथ-साथ वे इस समय मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के और ये पूर्व में स्पेशल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। आपका स्वागत है तिलक जी, पहली बार जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू वेरी मच बहुत-बहुत फॉर आपने बुलाया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और अजय जी आपका भी स्वागत। तो तिलक जी, चूँकि आप जो है वो पाकिस्तान की घटनाओं पर और पाकिस्तान के पूरी आइडियोलॉजी पर, उसके एक फ़िलॉसफ़ी पर बहुत नज़दीकी दृष्टि रखते हैं। इस समय जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या यह जो पाकिस्तान की जो एक सीडिंग थी, जो जड़ है पाकिस्तान की, उसका एक नेचुरल आउटकम है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है वो 3 लेवल के क्राइसिस हैं। एक तो क्राइसिस जो 9 मई को सबके सामने आया कि वहाँ पर किस तरह आर्मी के इंस्टॉलेशंस और स्पेशली पंजाब में किस तरह पे उन पे हमला किया गया इमरान खान के सपोर्टर्स ने। वो तो इमीडिएट एक जो क्राइसिस है। दूसरा क्राइसिस थोड़ा मीडियम टर्म है जो कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, जो सरकार और जुडिशरी के बीच में प्रॉब्लम है, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, और सबसे बड़ा मुद्दा जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर चल रहा है। मगर इससे भी नीचे जो थर्ड लेवल का क्राइसिस और जो सबसे सीरियस है वो ये है कि जो पाकिस्तान की जड़ें हैं, जैसे आपने जिक्र किया, और मैंने पहले अपनी किताब में एक एक्रोनिम को कॉइन किया था, WEEP, पानी, वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। ये 4 चीजें हैं जो किसी भी देश के जड़ों को इफेक्ट करती हैं, और पाकिस्तान की जड़ें इतनी खराब हो चुकी हैं कि उनको आजकल डिजास्टर मोड में होना चाहिए था, बट सब लोगों को पॉलिटिक्स के सिवाय कुछ लगता ही नहीं है। तो नोबडी इज थिंकिंग, इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। जैसे पानी का मसला लीजिए, पानी पाकिस्तान के थिंक टैंक्स के मुताबिक अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान एक एब्सोल्यूट वाटर स्केर्स कंट्री हो जाएगा। मतलब कि लोगों को 500 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा से कम पानी उपलब्ध होगा। इट मींस ड्राउट लाइक कंडीशंस। आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, चाइना हो, कुछ भी हो, बट पानी तो रिप्लेस नहीं हो सकता ना। लाइफ ही नहीं है पानी के बगैर। तो इसी तरह एजुकेशन है, इसी तरह इकोनॉमी और इसी तरह पॉपुलेशन। तो ये 3 लेवल के, मेरे अंडरस्टैंडिंग में 3 लेवल के क्राइसिस हैं, इमीडिएट, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म क्राइसिस। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म क्राइसिस है, दैट इज द वन जो पाकिस्तान को खाई के अंदर ले जा रहे हैं। जी, जी, जी। इसी में एक और आपसे फर्दर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो ये मैं पूछूंगा कि ये पाकिस्तान जो है ये एक मुझे नॉर्मल स्टेट नहीं लगता, क्योंकि ये इसने अपने आप को एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाया हुआ है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल स्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आइडियोलॉजी ट्रम्प्स एवरीथिंग। तो आपने जैसे जो 4 चीज़ें बताई, वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉपुलेशन, सॉरी, तो ये चारों की चारों आइडियोलॉजी के नीचे आती हैं। तो ये आइडियोलॉजी के चक्कर में इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। एक्चुअली आइडियोलॉजी भी नहीं, मेरे ख्याल उनका मसले इतने बढ़ गए हैं कि अब सोल्यूशन के किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं, कोई इनके बारे में बात भी नहीं कर रहा। जी, आइडियोलॉजी चलती है जब आपका पेट भरा हो, जब पीने को पानी नहीं है और जो खाने को खाना नहीं है, तो आइडियोलॉजी का आप क्या क्या करेंगे। यस, आई एग्री विद यू कि इट्स एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, और जड़ें ही जिस तरह की बनी है कि 2 नेशन थ्योरी पे जो जिन्ना साहब की जो फिलोसफी थी, उसी टाइम से वो चला आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट तो अंदर से वैसे भी खोखला हो ही रहा था। बट ये जो चीजें हैं ना, ये तो रोजमर्रा के जीवन को, लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसमें आप आइडियोलॉजी का भी कर दे तो वो कहते हैं इंग्लिश में विच इज ब्रू, यू नो। तो इट इज रियली ए ह्यूज क्राइसिस व्हिच इज लूमिंग इन फ्रंट ऑफ अस।
पाकिस्तान के आगे, और लोग देख नहीं पा रहे। ये है नहीं कि पाकिस्तान के लोग बुद्धिजीवी नहीं है, कि वो समझते नहीं कि हमारे आगे क्या तूफान आने वाला है। बट एक्शन करने, सरकारें हो, कोई भी हो, और आज की तारीख में ना तो शहबाज शरीफ सरकार है, ना इमरान खान, किसके पास कोई सोल्यूशन है? हाँ, और आर्मी जो है एक को बदल के दूसरे को ले आती है, दूसरे को बदल के तीसरे को ले आती, फिर तीसरे को बदल के फिर पहले को ले आती है। दे जस्ट कीप मूविंग दो सेम पॉन्स ऑन दैट सेम चेस बोर्ड एंड रियली दिस आर्मी का ये है कि कोई तो आए, कोई तो करे, बिकॉज आर्मी के पास ये इस तरह का एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करे। तो वो कह रहे हैं कि चलो सोचा पहले इमरान खान आ जाएगा, अब एक नया को खड़ा कर रहे हैं, जहांगीर तरीन, तो इमरान खान के साथ पहले था, सोच रहे शायद वो कुछ कर सकता है। तो आर्मी भी हेल्पलेस है। जी, तो अजय जी, आपका तो पाकिस्तान पे काफ़ी आप नज़दीकी दृष्टि रखते हैं और उसके ख़ास तौर से पाकिस्तान के आइडियोलॉजी पर आपका काफ़ी गहरा अध्ययन है। तो ये जो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया, आपको ये नहीं लगता कि यहीं से क्राइसिस की शुरुआत हो गई? क्योंकि ये दोनों जो हैं चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसमें जो हमारे लिए समझने वाली बात है, और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, शायद मेरे में उतनी क्षमता है कि मैं वो उसको कह पा रहा हूँ कि नहीं, वो ये है कि इसकी इम्प्लीकेशन को हम नहीं समझ पाते हैं कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि a country was given to an elite, a Muslim elite. कुछ लोग कहते हैं कि वही कंट्री फिर अल्टीमेटली इट वाज गिवन टू द आर्मी। लेकिन इसका सबसे एक नेशन को, एक सिविलाइजेशन को एक्साइज करके या इलिस्ट्रेट करके हमने एक नेशन बनाने की कोशिश इस वक्त हो गई है। ये जो इलिस्ट्रेशन विद हिस्ट्री और एवोल्यूशन हो जाता है, उससे जो पर्सनैलिटी, नेशनल पर्सनैलिटी बनती है, लोगों की पर्सनैलिटी बनती है या पॉलिटी बनती है, उस पर एक किस किस्म का घात है, इस बात को पहले नॉर्मली भारत के बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए था, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को समझना चाहिए था। इनसिक्योरिटी उस पॉइंट से शुरू होती है जब आपका डिलिंक एवोल्यूशन से होता है और एक आइडेंटिटी को कंकॉक्ट करके आपकी नई रेवोल्यूशनरी आइडेंटिटी को बनाया जाता है। तो जब आप अपनी कॉन्टिन्यूटी से ब्रेक होते हैं तो ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि चूंकि नॉर्मल एवोल्यूशनरी आइडेंटिटीज को मस्क करके, खत्म करके एक नई, एक कंकॉक्टेड आइडेंटिटी को थोपा गया, उसके लिए एक जरूरत थी कि ये नई आइडेंटिटी कैसे सर्वाइव करे। ये एक मटेरियल नीड भी थी, एक साइकोलॉजिकल नीड भी थी। इसलिए इसमें पाकिस्तानी आर्मी का डोमिनेंट रोल होना, ये इसके बगैर कोई चारा ही नहीं था। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद एक नॉर्मल नेशन के रूप में बिहेव करना अगर उन्होंने शुरू किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते, द मोमेंट पाकिस्तान वुड हैव स्टार्टेड बिहेविंग एज अ नॉर्मल नेशन, तो जो कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस पे लाखों लोगों को मार के एक नया देश बना, वो सारा कॉन्सेप्ट ही नेगेट हो जाता। तो एक कार्डिनल लेवल पे नॉर्मल आइडेंटिटी के सर्वाइवल और एक कंकॉक्टेड आइडेंटिटी को बचाने की जो ये प्रोसेस है, ये चलती रही स्टार्ट से, ये अब भी वही बात चल रही है। पाकिस्तान के वो स्कॉलर्स जो पाकिस्तान के डिफेक्ट्स के बारे में बड़ा ओपनली बात करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में ओपनली बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये कितना हाफ बेक्ड आइडिया था, लेकिन अगर आप उन सब में देखें, कुछ एक लोगों को, शायद तारिक फतेह को छोड़ के, या हो सकता है और भी कोई हो, मेरे ध्यान में नहीं हो, कोई भी इस बात को नहीं मानता है जो नॉर्मल नेचुरल एवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी है उसका एक कॉन्फ्लिक्ट है एक कंकॉक्टेड आइडेंटिटी के साथ, और उसके कारण वो कुछ भी करे, अगर एक बैलेंस स्टेट को भी क्रिएट करे, अगर प्रॉपर डेवलपमेंटल प्रोसेस को क्रिएट भी करे, तब भी ये इनसिक्योरिटी रहेगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुझे लग रहा है, एक साइड से नॉर्मल
जो आइडेंटिटीज हैं जो मस्क हो गई हैं, जिन पे इम्पोज एक नई आइडेंटिटी की गई है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है। कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन ऑन बोथ साइड्स, जो इस्लामिज्म को चला रहे हैं और जो नॉर्मल आइडेंटिटीज को चाहते हैं यार इस इस्लामिज्म के दायरे में उनको स्पेस मिलनी चाहिए। ये एक आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान में है वो है इस्लामिज्म के बीच में जो पावर स्ट्रगल है, जो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उनके बीच में जो कंपटीशन है, और हर एक ग्रुप दूसरे को कम इस्लामिक बताना चाहता है, काफिर बताना चाहता है, मुल्क बताना चाहता है। ये एक प्रक्रिया भी चल रही है। तीसरी बात, क्योंकि एक मजबूरी थी, पाकिस्तानी आइडिया को बचाने के लिए आर्मी को बचना था, तभी तो ये बात आ गई कि आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान, उसकी गारंटी सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी बन सकती है। अब पाकिस्तानी आर्मी जब आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स की गारंटी बने तो आप उसको पावर डिनाई नहीं कर सकते, पावर ऑटोमेटिकली उसके पास आएगा। तो जो ये पावर बैलेंस है कि सिविल सोसाइटी या जो भी है पॉलिटी और आर्मी के बीच में जो पावर स्ट्रगल है, वो बात भी चल रही है। आर्मी ने इसको बैलेंस करके एक मैनेज्ड, एक कंट्रोल डेमोक्रेसी का व्हील बिल्ड करने की कोशिश की, और वो सिलसिला चला। लेकिन उसमें जो कंकॉक्टेड स्पेस है, जहां पे वो कहते हैं कि भाई आप डेमोक्रेसी करो, हमको ये एरिया छोड़ो, वहां पे जो पर्सनैलिटीज बिल्ड हो रही हैं, लीडरशिप बिल्ड हो रही है, वो तो रियल पावर चाहती हैं, वो आर्मी से पावर मांग रही है। लेकिन एक सबसे जो आपको एक अचंभे की बात लगेगी कि ये सारे पावर स्ट्रक्चर जो है अल्टीमेटली वो कहते हैं कि अल्टीमेट गारंटी पाकिस्तान के सर्वाइवल का, इंक्लूडिंग इमरान, पाकिस्तान के नेशन का अल्टीमेट सर्वाइवल की गारंटी पाकिस्तानी आर्मी है। और दूसरा, वो सब बोलते हैं कि इस्लाम ही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, इसको किसी तरीके से बचाना है। सब लोग इस बात से कतरा रहे हैं, दूर जा रहे हैं कि जो अभी तिलक जी ने बात की कि भाई बेसिक्स की बातें हैं, पानी की बात है, रोटी की बात है, एजुकेशन की बात है, इकोलॉजी की बात है। इन चीजों पे अगर आप एम्फसाइज करोगे तो आप बच जाओगे, लेकिन वो थर्स्टी नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, बहुत से लोगों ने लिखा, मैं कुछ देर पहले क्रिस्टीना फेयर की किताब फिर से पढ़ रहा था, वो बड़ी एक अजीब बात बोल रही है और जिसको हमको संज्ञान लेना चाहिए। वो बात ये है कि वो कहती है कि भाई उस वक्त उनके पास 1.5 लाख फौज उनके हिस्से में आ गई, एक लेफ्टिनेंट जनरल उनका था, 2 ब्रिगेडियर थे और 7 कर्नल थे। ये आर्मी थी। इसके रिसोर्सेज कम थे, इसके ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं थे। तब भी 47 में उन्होंने हमला किया, तब भी 47 में उन्होंने एक एडवेंचर किया जो मेजर वॉर बन सकता था। तब भी वो समझ रहे थे कि वो हिंदुस्तान को मस्त कर सकते थे। तो हम एक विशियस साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट के साथ डील कर रहे हैं। इसमें जब हम अपने रैशनल तरीके से देखेंगे, वो देखना चाहिए, लेकिन अगर हम उनके पागलपन को नहीं समझेंगे तो हम जो चैलेंजेस इसके कारण हमको आ रहे हैं उनको हम फाइट नहीं कर पाएंगे। जी तिलक जी, तो मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करूंगा। फैसिनेटिंग एनालिसिस जो अजय ने जो दिया है, किसी पाकिस्तान की बुनियाद ही गलत थी। जिन्ना का थीसिस था कि इस्लाम प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर नेशनहुड, कि इस्लाम की बुनियाद पर हम एक नेशन बनाएंगे। मौलाना आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा था, जिन्ना को दफा उनकी जिन्ना के साथ बनती नहीं थी, उन्होंने कहा था देखा ये कुरान में या इस्लाम में कहीं नहीं लिखा गया कि इस्लाम की बुनियाद पर आप एक देश बना सकते हैं। अगर ये होता तो 50 इस्लामिक रिपब्लिक्स, इस्लामिक कंट्रीज क्यों हैं, मोनार्कीज, और वो क्यों हैं, और खास तौर पे सऊदी पेनिनसुला में इतनी कंट्रीज क्यों हैं। तो ही सेड आप इसको आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो बना सकते हैं, आप कम्युनल पैशंस तो रेज कर सकते हैं और हेट्रेड पैदा कर सकते हैं, मगर सोचने के लिए कि इस्लाम एक नेशन बनाएगा, ये गलत सोच है। तो बुनियाद ही पाकिस्तान की टेढ़ी थी, सही नहीं थी। उसके बाद आइडेंटिटी की बात जैसे अजय जी ने की, पाकिस्तान की एक्चुअली कोई आइडेंटिटी नहीं है। मसला तो ये है ना कि दे कुड हैव हैड एन आइडेंटिटी अगर वो बन जाते होमलैंड फॉर साउथ एशियन मुस्लिम्स, बट उन्होंने खुद फर्दर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया बंद कर दी इन अक्टूबर 47 इटसेल्फ। तो आइडेंटिटी थी नहीं, और देयर सर्च फॉर आइडेंटिटी बिकेम व्हाट, एंटी इंडिया, क्योंकि दैट वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी।
तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा उसका सेइंग था कि अगर अरब्स, टर्क्स एंड इरानियंस गिव अप इस्लाम, अरब्स तो अरब्स रहेंगे, टर्क्स भी टर्क्स रहेंगे, इरानियंस भी इरानियंस रहेंगे। अगर हम पाकिस्तानी इस्लाम को छोड़ देते हैं तो हम क्या बनेंगे? तो किसी ने कहा आप पर सेकंड रेट इंडियंस रह जाओगे। तो उनकी जो आइडेंटिटी है, इट इज नथिंग एल्स बट एंटी इंडिया। करेक्ट। एनी एंटी इंडिया इज द ओनली। अब इस तरह की नेगेटिव आइडेंटिटी से आप एक देश नहीं चला सकते। आपकी जो आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू शो समथिंग टू द पीपल कि हम ये हैं। अगर हम यही नेगेटिव करते रहे कि हम इंडियन नहीं है, तो कैसे आगे चलेगा? सो दिस वाज दी, जो उनकी जो नींव है ना, कि नींव ही टेढ़ी पड़ी थी तो दीवारें ऑटोमेटिकली भी टेढ़ी ही होंगी। और उसके बाद 1951 में जब अहमदिया राइट्स हुए तो एक मुनीर कमीशन बना था। तो मुनीर जो जस्टिस, चीफ जस्टिस है मुनीर और कियानी, दोनों की बनी थी। उनने बड़ा एक सेंट्रल पॉइंट पूछा, जितने भी लोग कह रहे थे कि अहमदिया को आप नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कीजिए। सर ठीक है, अगर इसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना तो पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान कौन है। तो वो 14 या 15 फिरकों में से वो उनके वहां आलिम थे वहां पे, और वो लिखते हैं रिपोर्ट में, ये इंटरनेट पे रिपोर्ट अवेलेबल है, कि मच टू आवर रिग्रेट, हमें बड़ा अफसोस हुआ कि वो 14-15 में से कोई भी आपस में अग्री नहीं कर सका कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। और अगर हम एक की डेफिनेशन मांगे तो हम 14 के लिए काफिर हो जाते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक में हम वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। तो उन्होंने ये 1951 में 52 की रिपोर्ट छपी थी कि वार्निंग द पीपल कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो ये बहुत जाके आगे आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। अब जिया के टाइम में क्या हुआ, उसने सेक्टेरियनिज्म इतना स्प्रेड किया दैट अब एक ही जगह में, एक ही शहर में, हर एक गली गली में मस्जिद है और मदरसे हैं, जहां पहले वो ये शिक्षा देते हैं कि वो वाला फिरका वो काफिर है, सब वही मुसलमान सभी सुन्नी है, बट एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं बिकॉज सेक्टेरियनिज्म इतना बढ़ गया। तो दीज आर द बेसिक आइडियोलॉजिकल इश्यूज इन पाकिस्तान। अब इसका रिवर्स कैसे किया जाए, मुझे आई डोंट नो कैसे वो रिवर्स करें। मुझे लगता नहीं है कि वो रिवर्स करने की तरफ सोच भी रहे हैं, ख़ासतौर से जो पाकिस्तानी आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को तो ज़ियाउल हक के टाइम में तो उसका मोटो ही चेंज कर दिया गया था। उसका मोटो ही अब हो गया है ईमान, तक़वा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। तो ऑफिशियली एक जिहादी आर्मी है वो। तो उसका तो पूरा का पूरा जो आइडियोलॉजी है वो जिहाद मतलब ग़ज़वा हिंद हो गया है। और हर चीज़ को जब भी ये बात होती है, तब जैसा अभी कहा अजय जी ने, तो वो उसी की तरफ जाते हैं। अजय जी ने तारिक फ़तेह साहब का नाम लिया, ही इज़ नो मोर, एंड ही वाज़ वेरी पॉपुलर गेस्ट ऑन दी जयपुर डायलॉग्स। और वैसे मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जयपुर डायलॉग्स टुडे, जब हम पिछली स्ट्रीम कर रहे थे, तो इट टच्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अरे वाह, तो उसके बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। और अजय जी भी हमारे बड़े रेगुलर पॉपुलर गेस्ट हैं, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये तारिक फ़तेह साहब कहते थे कि यही वाली बात जो कह रहे हैं कि इसकी तो बुनियादी गलत है, तो इसको तो टूट जाना चाहिए। और फिर वो खैर इन हिज ओन inimitable style he used to make fun of these people, and there was a very famous book he wrote, uh, Chasing a Mirage, Tragic Illusion of an Islamic State। तो ये जो इस्लामिक स्टेट है वो मुझे लगता है, मेरी जो स्टडी है वो ये कहती है कि if you are Islamic, then you are part of the global ummah. You cannot be an independent nation. And if you are an independent nation and you subscribe to the values of what is defined as a nation by the United Nations Charter, then you cannot be Islamic. अब ये फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन है जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं वो इसको मैनेज कर लेती हैं, जैसे आपने ईरान की बात की या अरेबिया की बात की या टर्की की बात की, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट मैनेज इट। बिल्कुल, आखिरी मुसलमान पाकिस्तान में पाया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान ये ठेका ले रखा है, समझते हैं कि हमारे से ज्यादा
पायस मुसलमान कोई नहीं है। अब जब ये जाते हैं सऊदी अरेबिया या कहीं जाकर उन्हें धक्के मिलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो वहां से हुआ है, और ये सब पाकिस्तान में से सब कन्वर्ट्स हैं, मगर ये समझते हैं कि ठेका हमने लिया हुआ है और जहां भी होगा मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हम वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि जो चाइना में हो रहा है उसके बारे में ये बात नहीं करते। चाइना को छोड़ के फलस्तीन का इशू हो, रोहिंग्या का इशू हो, कश्मीर पे तो ऑफकोर्स उन्होंने बिल्कुल ठेका लिया। सऊदी अरब ने इनको रोहिंग्यास भेज दिए हैं, क्या रोहिंग्यास को तुम रखो। अभी आपने देखा होगा सऊदी अरब में काफी रोहिंग्यास थे इलीगल, उनको इलीगल या लीगल जो भी थे उनको सबको पाकिस्तान का पासपोर्ट दिलवा दिया, सो दे बिकम पाकिस्तानी सिटीजन्स। और ये हिपोक्रेसी देखिए कि जो 71 से जो सो कॉल्ड बिहारीज बांग्लादेश में हैं, जो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे अभी तक, उनको पाकिस्तान लेने के लिए तैयार नहीं। जो बिहार और यूपी से ईस्ट पाकिस्तान गए थे, वेस्ट पाकिस्तान नहीं आए, और जो 71 में जिनको वहां बिहारीज किया जाता था और दे आर लिविंग एज रिफ्यूजीज, उनको पाकिस्तान लेने के लिए तैयार नहीं है। वो भी इलीगली अगर सऊदी अरब पहुंच जाए तो हाँ, वो है। अब तो उनके लिए रास्ता खुल गया। रास्ता खुल गया उनके लिए। जी अजय जी, इसी बात पे थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें, आपने अभी जब पिछली बार कही थी तो आपने जिक्र किया था जो इनके यहाँ जो आजकल जो तकफीरी जज्बा चलता है, मुझे याद पड़ता है एक यूट्यूब पे बहुत वायरल है वो वीडियो, एक इनके कोई शायर थे, उन्होंने एक नज़म सुनाई थी, दी काफिर फैक्ट्री, और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो है हर एक आदमी दूसरे को काफिर तजवीज़ करता है और काफिर बनाता है कि सुन्नी के लिए शिया काफिर, शिया के लिए सुन्नी काफिर, दोनों के लिए मिल के अहमदी काफिर, तीनों के लिए मिल के फिर हिंदू काफिर, और इस तरह से वो पूरा वहाँ पर चलता है मामला। तो जो बुनियादी बातें हैं किसी भी नेशन के लिए, जो बहुत अच्छी तरह से तिलक जी ने शुरू में कही, WEEP, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है जो अब तकफीरी इस्लाम से और भी ज़्यादा एक्सेंचुएट हो रहा है, आपको लगता है कि ये कंट्री बच सकती है? और अगर ये बच नहीं सकती है तो भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत में भी हम दो तरह के व्यू पॉइंट सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट, और कुछ लोग कहते हैं इसको टूट जाना चाहिए। आपका क्या विचार? देखिए, जहां तक कॉन्ट्रडिक्शंस की बात है पाकिस्तान की, इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत इस बात को पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि वो बात अगर हमारे ध्यान में आएगी शायद हम पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को, पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को या पाकिस्तान के प्रेडिकेमेंट को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इस बात को बहुत से लोगों ने कहा, मुस्लिम स्कॉलर्स ने ही कहा है कि प्रॉफिट के मरने के साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा फेल होने लगा। इनफैक्ट व्हाइल ही वाज अलाइव he had not as yet been declared कि उन्होंने वो मतलब उनकी मौत हो गई है। उस वक्त ही the claim for becoming caliph was on the Quraysh identity। जो मदीना के लोगों के साथ उनकी बहस होती है अबू बकर की और उमर की, वो इसी उसका कार्डिनल आर्गुमेंट तो पहले यही था कि भाई प्रॉफिट कुरैश थे और कुरैश ही कैलिफ बन सकता है। अच्छा, अब बहुत से स्कॉलर्स ने इस बात को बताया कि भाई दुनिया में हर जगह, इवन इफ जिसको आप कहेंगे कि रिलीजियस जिस आइडियोलॉजिकल इम्पोजिशन के बाद भी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज ने किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव करके रखा है। क्योंकि अगर उम्मा का कॉन्सेप्ट होता तो इजिप्ट और सीरिया अलग अलग नहीं होते, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया अलग अलग नहीं होते। इसी तरह से आप पाकिस्तान तक चल के आएंगे। अब ये जो बात है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट के मरने के साथ ही उम्मा का कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंटली फेल होता जा रहा, इसने भी एक जिहादी वॉर के कॉन्सेप्ट को अनलीश किया, इसने भी इसको शेप किया, इसने भी इसके इम्परेटिव्स को बनाया।
लेकिन ये इनसिक्योरिटी की जो हम नई आइडेंटिटी बना रहे हैं, ये आइडेंटिटी बनते बनते ही फेल हो रही है। ये एक बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए एक सबसे बड़ी जो गलती हो रही है, और मैं अपनी प्रिविलेज समझता हूँ कि तलब जी बैठे हैं और इस वक्त पाकिस्तान पे लिखने वाले और पाकिस्तान के पूरे, मेरे को लगता है कि फॉरमोस्ट स्कॉलर्स में है, इनकी लिमिटेशन है क्योंकि ही हैज बीन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और ही स्टिल एट सम लेवल एडवाइजर भी है। लेकिन मैं इनके ध्यान में ला रहा हूँ कि आप देख लीजिए, फंडामेंटल थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट ये भी नहीं था कि हम पाकिस्तान एक नेशन है, जो हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी। फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ये था कि भाई प्रॉफिट का मिशन फेल हो गया। वो तो जब नए मदीना की बात जो इनिशियली की गई, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के आने से पहले जो डिबेट चला, उसमें जब ये बात आई तो उन्होंने कहा, ये इस हद तक कहा गया कि पहले 4 कैलिफ भी वो इस्लाम क्रिएट नहीं कर पाए जो अब पाकिस्तान वो क्रिएट करेगा, नया मदीना वो। अब जो ये नए मदीना की कल्पना है, तो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लीडर्स इसको कमफ्लॉज करते हैं और उसको बोलते हैं कि बड़ा एगैलिटेरियन इक्विटी वाली सोसाइटी, इक्वालिटी के बेसिस पे हम वो फिर नहीं। नए मदीना का कॉन्सेप्ट बाय द वेरी डेफिनेशन ये था कि स्प्रिंग बोर्ड है, हमको इस्लाम को आगे ले जाना है थ्रू कॉन्क्वेस्ट। अब जब बुनियाद ये है कि हम एक नया मदीना है, तो ये मिलिट्री स्टेट ही हो सकता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट अगर बनेगा भी, मिलिट्री का वहां पे वर्चस्व रहेगा, वहां पे डेमोक्रेसी सबऑर्डिनेट रहेगी। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान को एज ए नॉर्मल नेशन ट्रीट करना चाहते हैं। हमारा फ्रेमवर्क हम बनाते हैं, फ्रेमवर्क भाई ठीक है, अब इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम उनको बोलेंगे कि भाई इकोनॉमिक बेसिस पे हम रिलेशनशिप बनाएं। हम उनको बोलेंगे भाई आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे पास भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। हम इन चीजों पे जहां पे हमारी इंटरडिपेंडेंस है, हमारे रिवर्स आपके यहाँ फ्लो करते हैं, वाटर स्केर्सिटी आपको हो सकती है, हमको भी हो सकती है, हम एक रिलेशनशिप बनाएं। लेकिन तभी मैंने कहा कि जब साइकोलॉजिकल इविस्टेशन होती है कि आपको अपने एवोल्यूशन से तोड़ दिया जाता है, आप में इनसिक्योरिटी होती है कि आप जो बचा है उसको बचाओ, और जो बचाना है वो किस बेसिस पे बचेगा। पाकिस्तान का जो आइडिया है, जो ब्रिटिशर्स ने फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस किया, अब ब्रिटिशर्स को भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ग्लोबली एक प्रॉब्लम हो रही है इस आइडिया के साथ। उनको लगा कि हम एक डिनोमिनेटर के बेसिस पे एक नेशनल आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जो ही पाकिस्तान के लीडर्स को लगा कि ब्रिटिशर्स इसके लिए तैयार है, उन्होंने इस एक आइडेंटिटी को बोला कि ये कंप्लीट आइडेंटिटी है, इसमें सब कुछ इनकम्पास हो जाता है रिलीजियस आइडेंटिटी में। लेकिन एक रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे जब आप नेशनल आइडेंटिटी को एनालिसिस करोगे, पर नेशनल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। एक डिनोमिनेटर कंसिस्टेंटली, जो एक ब्रॉडर कॉम्प्रहेंसिव डिनोमिनेटर्स होते हैं एक आइडेंटिटी को बनाने के लिए, उनके साथ एट वॉर में रहता है। By the very construction of the idea of Pakistan, they did not create a nation, they created an anti-nation. अब ये जो anti-nation है, it will be always at war with nation, and it will be always at war with जो national communities हैं globally, जो international जिसको आप कहें सिस्टम है। आप देखेंगे सिर्फ इतना नहीं है पाकिस्तानी पॉलिसीज में कि वो इंडिया के साथ एक राइवल रोल प्ले कर रही है। आप देखेंगे इवन व्हाइल दे वर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम अमेरिका, दे वर इनकन्वीनिएंट विद अमेरिका, दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर, आइडियोलॉजिकली एट वॉर विद अमेरिका। तो जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली किसी हद तक लोग अब इन बातों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई अभी हिम्मत ये नहीं कर रहा है ये कहने की कि भाई पाकिस्तान का आइडिया ही फेल हो गया। देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन किस तरीके से आगे अनफोल्ड होगा, इसमें इनहेरेंट इंस्टेबिलिटीज होगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी लोग समझते हैं पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता है, उतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट इन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, फिजिकल इन्वेस्टमेंट इन द आइडिया ऑफ a billion people died and people have been dying since, ये इतनी ज्यादा है
कि किसी वक्त किसी आइडेंटिटी को इनसिक्योरिटी बचा के रखती है। तो पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी के कारण ट्रांजिटरी कॉन्सेंसस बन सकते हैं लोगों के बीच में, आर्मी के बीच में, आर्मी के डिफरेंट सेगमेंट्स के बीच में, या पॉलिटी में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में, लेकिन अंततोगत्वा ये एक विनाश की कल्पना है। अब इसमें एक ही गारंटी है, वो गारंटी है कि क्या इस सब को पाकिस्तान के लोग समझेंगे कि और वो अपनी हेल्दी आइडेंटिटीज को असर्ट करेंगे। वो तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया अपना रवैया चेंज नहीं करेगा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक रिलीजियस फैसिस्ट सोसाइटी का निर्माण वहां पे हुआ है और हमको वहां के नेचुरल आइडेंटिटीज को हमारे इंटरेस्ट में भी है, वर्ल्ड की पीस के इंटरेस्ट में भी हमको उनको उभरने का मौका देना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ है, अगर पाकिस्तान वो कहता है कि वो कश्मीर को सपोर्ट करता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लेवल पे 40s में, 50s में, 60s में हो सकता है हमारे कंपल्शन थे, क्योंकि कोल्ड वॉर एग्जिस्ट कर रहा था। हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को इस बात को कहना चाहिए कि भाई हम इसके हक में हैं। अब जो कुछ भी पाकिस्तान है ये एक प्लूरल सोसाइटी के रूप में इमर्ज हो जाए और पाकिस्तान में जो नॉर्मल नेशनल आइडेंटिटीज है या सब नेशनल आइडेंटिटीज है हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो एक फैसिस्ट दौर में नहीं रहेंगे। अगर इसको हम डेलिनेट करेंगे तो जो इंटरनल डिस्कोर्स पाकिस्तान में है, जहां पे ये बातें हो रही हैं और जुर्रत से बातें हो रही हैं, तो उन बातों को कहीं पे कोई सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम इंडिया में है कि यहाँ का बोथ सो कॉल्ड लेफ्ट एंड सो कॉल्ड राइट, जो ग्लोबली मुस्लिम वर्ल्ड में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती है, हम उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। हम ईरान की औरतों के साथ नहीं है, इजिप्ट में जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को फाइट किया हम उनके साथ नहीं है। जो लोग इस वक्त अर्दोगान के सिस्टम में कम से कम एक सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक लाना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं है। हम डरते हैं या हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में भी इट विल रीच जब तक ना हम कहीं पे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन एक खतरा जो सबसे बड़ा है कि जितनी जितनी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी उतना उतना कॉम्पिटिटिव इस्लामिज्म आएगा प्ले में, और पाकिस्तानी स्टेट कोशिश करेगा कि ये सारे इस्लामिक स्ट्रीक अल्टीमेटली इंडिया पे कन्वर्ज हो जाए, एंड they will increase the conflict within India, they will increase their support to the terrorists in India, or they will bring it to that nemesis कि भाई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम थोड़ी सी भी वीकनेस दिखाएंगे हम खत्म हो गए। और मुझे लगता है जिस तरह से न्यूक्लियर डेटरेंस के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि भाई हम कोई भी the other side cannot win, they have to understand that deterrence works। हमारे मामले में ये बात है कि हमको अपनी बात को बहुत क्लियरली कहना है कि भाई हम ये समझते हैं ये हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेटिक डोमेन को वेरियस वेरिएंट्स ऑफ इस्लामिस्ट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक सबसे बड़ी घटना है जिसको हमको रिकॉग्नाइज करना है। इमरान इस्लाम डेमोक्रेटिक रूट को इस्तेमाल करके एक इस्लामिस्ट पॉलिटी के वर्चस्व की एक लड़ाई लड़ रहा है वहां पे, और उसमें वो स्टेक कर रहा है, क्लेम आर्मी को बोल रहा है कि भाई आप एक सबसर्वेंट रोल प्ले करो। क्या आर्मी उसको सबसर्वेंट रोल प्ले करने दे या न, लेकिन एक बात आप इस बात, इमरान पाकिस्तान में एक लीडरशिप सिंबल बन गया। तो इसमें कपल ऑफ पॉइंट्स मैं इसमें करता हूँ। आपने वो इंटरनेशनल की बात की, मैं तो कहता हूँ कि विद इन पाकिस्तान इटसेल्फ अगर इस्लामिक स्टेट है या इस्लामिक रियासत है, तो जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, दे हैव अ हिस्ट्री मच बिफोर पाकिस्तान वाज आइडिया ऑफ पाकिस्तान, सेंचुरीज बिफोर। उनकी अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है। दे कैन नॉट स्टे विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अब बलोच को देख लो, दे ब्रोक आउट इन रिबेलियन इन 1948 itself, soon after the forcible accession। सिंधियों में दे आर अपसेट। अब पश्तूनों को ले लो, तो पाकिस्तान की जो इस्लाम यूज कर रहा है ट्राइंग टू क्रिएट एन आइडेंटिटी, इट इज फेल्ड विद द एथनिक ग्रुप्स इटसेल्फ। और दूसरा, आपने शिया सुन्नी की बात की, विद इन सुन्नी बरेलवीज और देवबंदीज को ले लीजिए, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। आप अहले हदीस को ले लीजिए, तो जमात इस्लामी है वो अलग है। विद इन देम इतना वो आपस में तो भिड़ लें। अब ये गजवा हिंद की बात करेंगे या आउटसाइड इंडिया स्पेशली कैन बिकम अ यूनिफाइंग फैक्टर।
यही उनकी आर्मी या लीडरशिप का ये रोल है कि इनको एंटी इंडिया में लगा दो, तो ये हमारी जो डिफरेंसेस हैं, हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं, इनको हम पेपर ओवर कर सकते हैं। बट अब पेपर ओवर नहीं होगा, क्योंकि पॉइजन इतना फैल गया है, इतनी रेडिकलाइजेशन और इतना ठूस ठूस के उनके अंदर ये भरा गया है कि दूसरा फिरका वो काफिर है, हिंदू काफिर है ही, क्रिश्चियन तो काफिर है ही, जू तो काफिर है ही, बट आपस के जो बगल में जो रह रहा है, शिया है या देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है, इनको तो पहले वो निपट लें। सो इस तरह का जो बहुत डीप रूटेड इट हैज स्प्रेड सो मच, तो मुझे नहीं लगता इससे पाकिस्तान आर्मी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, बिकॉज वही डिविजन्स पाकिस्तान आर्मी में भी हैं। अब जैसे कंटोनमेंट में रहते हैं तो दे आर सिक्योर, पर छुट्टी पर जो जवान आता है अपने गांव या अपने विलेज में आता है, अपने कस्बे में आता है, उसके वही प्रेशर्स उसको मिलते हैं। वो भी मस्जिद में जाता है, वो उसके देखता है बगल में दूसरी मस्जिद है, और मौलवी जो उसको प्रीच कर रहा है वो भी अलग से प्रीच कर रहा है। तो जब वो वापस आता है कंटोनमेंट में, ही टेक्स दिस पॉइजन बैक विद हिम, एंड वो डिविजन्स अभी तक तो आर्मी हैज बीन एबल टू कीप द यूनिटी ऑफ कमांड, कीप दिस कंट्रोल, बट ग्रेजुअली कितनी देर तक ये रोक पाएंगे? जो डैम बर्स्ट जब होगा तो सबको इसमें लेगा, और स्पेशली जो एथनिक आइडेंटिटी है लोगों की। वली खान की फेमस स्टेटमेंट है ना कि आई हैव बीन अ पश्तून फॉर 5000 years, मुसलमान फॉर 1300 एंड अ पाकिस्तानी ओनली फॉर 40। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी उसकी एथनिक आइडेंटिटी थी, नॉट रिलीजियस आइडेंटिटी, एंड सर्टनली नॉट अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी। तो ये ह्यूज प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, उनकी आइडेंटिटी। वही मैं उस पर आता हूँ, आइडेंटिटी पे फिर से। रिलीजन हैज नॉट बीन एबल टू पेपर ओवर दिस। अगर रिलीजन करती तो बांग्लादेश इशू बनता, बिकॉज फॉर द बंगालीज ए लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उनके लिए बनस्बत की रिलीजन। और फिर ऑफकोर्स उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ एंड ऑल अदर इश्यूज आर आल्सो देयर, बट आइडेंटिटी वाइज पाकिस्तान फेल्ड देन एंड इट इज फेलिंग कंसिस्टेंटली इवन टुडे। तिलक जी, अंतिम प्रश्न बिफोर वी एंड दिस रिकॉर्डिंग। वही प्रश्न जो मैंने पूछा था अजय जी से कि फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए क्या बेहतर है? एक पाकिस्तान जो 4-5 टुकड़ों में बट जाए और जो इसका सबसे ज़्यादा मैलिफिक जो इसका ऑर्गन है वो एक छोटे से पंजाब के रूप में रह जाए, और बाकी बलूचिस्तान अलग, पश्तून अलग, पश्तून भले अफ़गानिस्तान के साथ चले जाएंगे, और सिंध अलग, और जो पीओके है वो अपने आप फिर हमारे साथ आ ही जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सिचुएशन हमारे लिए बेटर है कि पाकिस्तान इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हमारे लिए बेटर है? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इन इट्स बेटर फॉर्म और एन इम्प्लोडिंग वीक पाकिस्तान जो भी है, अगर माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, माइंडसेट एंटी इंडिया एंटी हिंदू रहता है, वो जो उनके डीएनए में भरा हुआ है, तो फिर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान खतरा है और खतरा रहेगा। अच्छा, अब क्या स्मॉलर स्टेट्स में बटे या ना बटे, इसमें अभी जो करंट लीडरशिप है और अगले 5 साल की जो लीडरशिप होगी, बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेगी कि पाकिस्तान टूटता है या नहीं टूटता या एक रहता है। मेरा मानना है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी की यूनिटी एंड चेन ऑफ कमांड रहता है, तो बाय फोर्स हो या बाय कैसे भी हो, वो इन चारों सूबों को अपने पास जोड़ के, कड़क से जोड़ के रखेंगे। मगर ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ता है और वाटर इश्यूज हैं, पॉपुलेशन के इश्यूज हैं, पाकिस्तान आर्मी के लिए भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इंडिया को एक रियलिस्ट होना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान में होता है, वी हैव टू टैकल इट एंड डील विद इट। टूटे ना टूटे वो उनकी किस्मत है, उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो डेवलपमेंट है, उसको मजबूत बनाना चाहिए। और दो और चीजें हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें पाकिस्तान की हर एक सिचुएशन को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करना चाहिए ऑल द टाइम। इंडिया में एक एटीट्यूड ये है कि पाकिस्तान में 70 साल से पाकिस्तान क्राइसिस में रहा है, 47 से लेकर क्राइसिस में है। अगर आप
50s के एडिटोरियल्स पढ़े और आज के एडिटोरियल्स पढ़े, वही लैंग्वेज है क्राइसिस। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान वो क्राइसिस से बच के निकल गया तो इस क्राइसिस से भी बच के निकल जाएगा। तो एक कंप्लेसेंसी है इंडिया में कि पाकिस्तान ने सर्वाइव्ड। पाकिस्तान, ये कंप्लेसेंसी हमें भूलनी चाहिए और हमें ये तैयार रहना चाहिए कि अगर सोवियत यूनियन, किसको पता था कि टूट जाएगा? वेरी राइट। इतना पावरफुल कंट्री, उसमें और इस तरह के इश्यूज नहीं थे। तो एक तो वो, दूसरा जो इंडिया को बड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा कि जैसे वाटर क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर 250,000 या 500,000 पाकिस्तानी सिंध, पंजाब से हमारे बॉर्डर की तरफ मार्च करना आ जाए, आपके राजस्थान में आए, गुजरात में आए, कश्मीर में लोग जाके रिफ्यूजीज के तौर पे आ सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? ये चीजें हमें आज सोचनी चाहिए कि क्या हम उनको रोक सकते हैं अगर इकोनॉमिक रिफ्यूजीज या वाटर रिफ्यूजीज हैं, तो क्या हमारे रिसोर्सेज वाटर के या फूड के इन इलाकों में, बॉर्डरिंग इलाकों में एडिक्वेट हैं कि हम इन लोगों की मदद कर सकें? ये कल नहीं सोचना है जब मुद्दा आपके सिर पे आ जाएगा, इसकी सोच आज करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो इस तरह के 4-5 चीजें हैं, दिस आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक वेरी केयरफुली एंड थिंक नाउ। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं अजय जी? मुझे याद है जब आई थिंक 1993-94 में जब पाकिस्तान वो क्रूशल रेजोल्यूशन ला रहा था यूएनएचआरसी में, तो अगेंस्ट इंडिया, वो सेंसर चाहते थे इंडिया का, तो उस वक्त जो सब्सिक्वेंटली द आर्गुमेंट्स व्हिच क्लिंच द इशू, जब इंडियन डेलीगेट्स ने, ऑफिशियल डेलीगेट्स ने उनको कहा कि भाई अगर आप इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे, यू बी रेडी टू टेक द पॉपुलेशन, वी विल सेंड द मुस्लिम पॉपुलेशन बैक इन शैक्स, जिसपे ईरानियंस बड़ा ये हो गए, परेशान हो गए। मुझे पूरा याद है टीएन कोल ने ये कहा एज एन ऑफिशियल डेलीगेट, हालांकि वो उस वक्त हो गए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तिलक जी ने ये बात कही कि बिहार के लोगों को नहीं आने देने चाहते हैं वहाँ। आप अगर आज ये बात कहेंगे कि भाई हम चलिए पूरा पॉपुलेशन ट्रांसफर करेंगे, पाकिस्तान बोलेगा किसी की सूरत में एक भी इंडिया का मुसलमान हम नहीं लेंगे। पहली बात ये है, पाकिस्तान का क्राइसिस कुछ भी हो जाए, जब तक ना ये नेशनल रिजॉल्व आएगा कि हम एक भी रिफ्यूजी को नहीं लेंगे वहां से, अगर हम अभी से, मैं नॉर्मल इंडियन डिस्कोर्स में प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे? हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंक्लूसिव सिविलाइजेशन है। देखिए, पहली बात है ये है, इट हैज टू, ये स्ट्रेटेजिक कल्चर में और हमारे स्ट्रेटेजिक, जिसको आप कहें एक्सप्रेशन का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होना चाहिए। 1 मिलियन पीपल से 1 to 2 मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग पार्टीशन। इतना हेवी प्राइस करके पाकिस्तान बना, जहां पे हमारी लीडरशिप को कहना अब फर्दर प्राइस हम देंगे, जो हमारा डोमेन हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको अपने लोगों के साथ क्या करना है वो आप कीजिए। तो इस रिजॉल्व को करना कि भाई पाकिस्तान की प्रॉब्लम अगर कहीं पे स्पिल ओवर हो जाए, हम इसको कंटेन कर सकेंगे, और उसके बारे में सोचना कि अगर कल को पाकिस्तान को आप स्टेबल करके भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे, अगर आप चाहेंगे भी यहाँ से, अगर आप कल को पाकिस्तान को यहाँ से पैसे देंगे कि भाई आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ये हम आपको पैसे देते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। तो पहली बात है कि हमारा स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेशन क्या है। अगर स्ट्रेटेजिक या सीक्रेटरी एक्सप्रेशन हमारा डिफिडेंट हम नहीं कर पाए। दूसरी बात, एक होता है स्टेट का रोल, दूसरा होता है पॉलिटी का रोल। यहाँ की पॉलिटी में जब तक ना लीडरशिप इमर्ज हो जाए जो कहे क्लियरली, हमको स्टेबल पाकिस्तान ज्यादा डेंजरस लगता है, क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान एक इस्लामिस्ट पाकिस्तान होगा, और एक इस्लामिस्ट पाकिस्तान के लिए इंडिया को खत्म करना एक प्राइम टारगेट होगा, और ये न्यूक्लियर पाकिस्तान होगा। कम से कम इन बातों को पब्लिकली आर्टिकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है? दुनिया को तो मालूम पड़े कि यहाँ पे डिस्कोर्स इन चीजों के बारे में कैसे चल रहा है। तीसरी बात यह है कि कोई दिक्कत नहीं है कि हम कहें, क्योंकि पाकिस्तान ने एनफ प्रोवोकेशन दे दी है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है। अब हमको ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टैंड देना चाहिए कि हम बलूचिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान कह रहा है। हमको ये करने से कौन रोकता है? क्योंकि जब तक ना ये मैसेज जाए, इंडिया से ये मैसेज जाए पाकिस्तान की हेल्दी आइडेंटिटीज को। मैं तो कहता हूं कि पंजाब में तो पाकिस्तान मूवमेंट थी ही नहीं,
और पंजाब में ही अल्टीमेटली पंजाब ही पाकिस्तान बना और पंजाबी, लेकिन पंजाबी आइडेंटिटी का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ। हमारी तरफ से वो कौन सी मैसेज गई कि भाई ऐसे लोग जो अब एक सेकुलर पॉलिटी के बारे में, प्लूरिस्टिक पॉलिटी के बारे में एक नए सोच के साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमने उनको मैसेज देने के लिए कुछ नहीं किया। हमारा कार्डिनल एक्सप्रेशन रहा है वी वांट स्टेबल पाकिस्तान एंड बॉर्डर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। ये इन बातों का कोई वैल्यू ना हिस्टोरिकल वैल्यू है, अब वो बात नहीं है जो 47 की थी, जो जियोपॉलिटिक्स था। इंपीरियलिस्ट पावर्स को बफर जरूरत है, उनको फुटहोल्ड जरूरत है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव फॉर ऑल द फोर्सेस। अब तो वो सिचुएशन नहीं है, अब तो खत्म हो गया। अब सेंट्रल एशिया को एक्सेस पाकिस्तान के थ्रू नहीं मिलेगा। अब रूस, अब सोवियत यूनियन नहीं है, रूस है। तो मुझे लगता है कि हमारे डिस्कोर्स में, ऑफिशियल डिस्कोर्स में भी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत ज्यादा कमी है। हम जो रियलिटी ऑफ दिस रीजन है और यहाँ पे जो जरूरत है उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को मैं मानता हूँ कि हो सकता है सरकार के लेवल पे हर एक बात आर्टिकुलेट नहीं हो, आपके और मेरे लेवल पे आर्टिकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है, हमको करना चाहिए। ताकि पाकिस्तान में भी जो इस वक्त डिबेट चल रहा है वहां पे भी लोग बात कर रहे हैं, यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, मिलिट्री भी गलत है, इसका भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन मिलिट्री पे हमला करना ये भी गलत है। एक सीरियस एक डिस्कोर्स चल रहा है, अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसको हम एक पॉजिटिव दिशा दे सकते थे प्रोवाइडेड हम इस फ्रेमवर्क से बाहर निकले। स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर फेवर। और वैसे भी अगर पाकिस्तान को टूटना है हम नहीं बचा सकेंगे, और इस बात को आर्टिकुलेट करना पाकिस्तान रहे या नहीं रहे, हम अपने डिफेंस को, अपनी नेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। और स्टेबल पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बार बार आर्टिकुलेट करना कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये तो अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इट्स एन ऑक्सिमोरॉन। इसको हम डिफेंड ही नहीं कर सकते। किसी भी लेवल पे आप पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इतना ही हो जाएगा, हम पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी के ब्लैकमेल के अंडर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करें। जी, मुझे लगता है तिलक जी आप कुछ कहेंगे, अदरवाइज वी क्लोज। नहीं, I have no dispute with what Ajay is saying, except see, civilizationally and being a democratic country, हम उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, कैन वी टेक अ स्टांस कि नहीं, हम जो पानी के लिए मांग रहा है हमसे या खाने के लिए मांग रहा है उसको हम नहीं लेंगे, एक भी नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार हो इंडिया में वो ये इस तरह का एटीट्यूड आज ले सकती है। कल क्या सिचुएशन होगी डिफरेंट, बट व्हेन दिस हैपेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता ना हो, वेरी वेल गुड, पर हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, हमारे जो बाकी संस्थाएं हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे 1971 में जब 10 मिलियन रिफ्यूजीज आए बांग्लादेश से, उस टाइम हम कर सकते थे कि हम नहीं लेंगे, लिए ना हमने, वी लुक्ड आफ्टर देम 10 मिलियन। तो आज की डेट on the western border it is possible for you to stop them today with the fencing and all. नहीं, you can stop them no doubt, फेंसिंग आने नहीं देंगे, बट क्या आप एक्चुअली नहीं आने देंगे? It's an existential question that people जो आपसे पानी मांग रहा है, राजस्थान के रेगिस्तान में आपसे पानी मांग रहा है, उसके पास पानी नहीं है, उसके बच्चे रो रहे हैं, फैमिलीज रो रही हैं, and 250,000 of them. It's a very strong. Almost every Pakistani carries that jihadi venom, and you cannot allow. You could have allowed. See, बांग्लादेश वाला जो मामला था वो अलग ही था. They were killing mostly Hindus. उनको तो आए, उन्होंने they did not create any trouble inside. ये लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे. आज भी I worked in a border district. Okay, I worked in Bardhaman district for almost 4 years. And the entire border is already on the border. You have a large Muslim majority sitting there in Bardhaman, in Jaisalmer, in Bikaner, right up to the Anupgarh. In Ganganagar, it thins out. तो वो एक सिचुएशन है, डेफिनेटली. I agree with you कि हाँ ठीक है कि whether we take a stance today or we take it when they come, but yes, you have to think about it. हाँ, you have to think about it. Think about it now जब आपके पास टाइम है. उस वक्त हबड़ा दबड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए.
जी। तिलक जी की बात के साथ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए 71 वॉर में एक डायमेंशन तक मेनली हिंदू रिफ्यूजीज आए, चलिए छोड़िए, अगर मुसलमान रिफ्यूजी भी आ सकते थे ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते, लेकिन एक बात बांग्लादेश में उस समय तो रोकना भी पॉसिबल नहीं था। वी डिड नॉट हैव द लॉजिस्टिक्स टू स्टॉप। हमारे लिए क्लियरली एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट करके पाकिस्तान को ब्रेक करना। देखिए अगर ये बात क्लियरली पाकिस्तानी जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप के पास जाएगी, कल को ऐसा फेलियर क्रिस्टलाइज होता है तो इंडिया का एक डेफिनेट एक पर्सपेक्टिव रहेगा कि पाकिस्तान को वो एक यूनाइटेड पर्सपेक्टिव में देखेगा ही। हमारे पास मल्टीपल लेवल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बातें पब्लिक डोमेन में करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए, लेकिन इंडिया में मैंने इस बात को इसलिए कहा कि ये बात चल गया अगर वहां से 10 लाख लोग आएंगे फिर हम क्या करेंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको छोड़ना ही, हमको पाकिस्तान कुछ भी करे, एक ब्लैकमेल के जद में हम आ गए। ये डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स एक डिफीटिस्ट डिस्कोर्स है। बाकी रही बात, एक्चुअली पाकिस्तान में डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेसेस अनलीश होती हैं और उन डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेसेस के बहुत से डायमेंशंस हमारे हाथ में भी होते हैं। उस वक्त आप ले लेंगे, यू विल टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स, हाउ मेनी पीपल वी कैन टेक, लेकिन एक डिफेंसिव पोजीशन लेना इस बात को लेके, देखिए पार्टीशन के बाद इस रैशनल को एक्सेप्ट करना कि पाकिस्तान अजय जी विल हैव टू नाउ क्लोज इन 2-3 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कहीं पे हमको डिबेट में इसको लाना, अपनी बात में, अपने डिस्कोर्स में लाना चाहिए। जी, if I just add one point to what Ajay said, it is not a defensive attitude, Ajay. It is a sensible attitude. That if you are faced with a problem in the future, आज उस पे बात करने पर क्यों दिक्कत है? You take a decision कि नहीं हम अलाउ करेंगे and make your decision known. Today what is my जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बारे में बातचीत नहीं हो रही, इस बारे में कोई लोग सोच नहीं रहे कि हम क्या हमारा होना चाहिए। आई एग्री, अगर आप लीडरशिप लेती है अब एक भी लोग को आने नहीं देंगे, फाइन, बट एटलीस्ट कंसिडर्ड व्यू तो है ना, आपने लोगों को कंसल्ट करके या व्यू तो ले लिया, मगर उस टाइम आना ना, उस टाइम पे आपका इतना प्रेशर पड़ेगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए बैलेंस ये होना चाहिए कि अगर हम इस बात को डिबेट करते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है, हमारे पास रिफ्यूजी आएंगे, तो दूसरा नैरेटिव भी आना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता है हमको क्या क्या फायदे हैं, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता है तो हमको क्या क्या नुकसान है, उसमें आता है रिफ्यूजी क्राइसिस। बिल्कुल, आई एग्री, बोथ द थिंग्स शुड बी देयर। उससे क्या होगा कि हम डिफेंसिव पे नहीं रहेंगे। नहीं, तभी तो मैंने कहा हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान एक क्राइसिस से पहले बच चुका है तो आज भी बच जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिचुएशन बहुत डिफरेंट है जो पहले 70 साल से चली आ रही है और आज की सिचुएशन। मैं पाकिस्तान में 20-25 साल से स्टडी कर रहा हूँ, इस तरह का क्राइसिस पाकिस्तान में पहले कभी नहीं आया है। इसको पॉली क्राइसिस लोग कह रहे हैं, इतने क्राइसिस ऑल कम टुगेदर एंड ईच एनहांसिंग द अदर क्राइसिस, इस तरह का क्राइसिस कभी नहीं आया। राइट, चलिए अब हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, और बड़ा अच्छा आज डिस्कशन हो गया, और ऐसे टॉपिक पे हुआ, ऐसे विषय पे हुआ जिस पे बात लोग करना अवॉइड करते हैं, और उस बात पे बड़ी खुली चर्चा हुई। इसके लिए हम आभारी हैं तिलक देवेश्वर जी के और अजय जी के। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, तिलक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया तो बड़ा अच्छा लगा।